नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी के उन छोटे लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाले शब्दों पर बात करेंगे। बिल्कुल। वो शब्द जो अक्सर बड़े बड़े वाक्यों का मतलब ही पलट देते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। जी, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ये वो चिपकू शब्द है जो किसी खास वर्ब या एडजेक्टिव के साथ ही आते हैं। हाँ, और इनमें कोई सीधा साधा लॉजिक भी नहीं होता। वही तो, आपको बस ये जानना होता है कि किसके साथ क्या लगेगा, और एक गलती और पूरा मतलब बदल जाता है। हाँ, सही कहा। और इसीलिए आज की हमारी बातचीत इसेंशियल फिक्स्ड प्रेपोजिशंस एंड मीनिंग्स नाम के स्रोत पर आधारित है। हम क्रम संख्या 41 से 50 तक के शब्दों को देखेंगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रटना तो है नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन प्रेपोजिशंस के पीछे कोई छिपी हुई कहानी है, कोई ऐसा पैटर्न जिसे इन्हें याद रखना आसान हो जाए। बिल्कुल। लिस्ट में पहला है नंबर 41, अफिलिएटेड विद। इसका मतलब है से संबंधित या जुड़ा हुआ। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, पर इसका इस्तेमाल बहुत खास है। ये शब्द ना थोड़ा फॉर्मल है। अच्छा। इसे आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऑफिशियल कनेक्शन दिखाना हो, जैसे कोई कॉलेज किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है। ये कोई दोस्ती यारी वाली बात नहीं, वो पक्का वाला कागजी जुड़ाव है। जैसे दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एफिलिएटेड विद अ मेजर यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो ये एक तरह का आधिकारिक रिश्ता है। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं एक बुक क्लब से एफिलिएटेड विद हूं, तो ये शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। वहां तो मैं बस एक मेंबर हूं। हाँ, आप उस क्लब के मेंबर हैं, उससे जुड़े हैं, पर अफिलिएटेड शब्द एक संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल जुड़ाव दिखाता है। ये एक तरह का सर्टिफाइड कनेक्शन है। जैसे कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल से एफिलिएटेड होता है। एकदम सही। उसका नाम, उसकी पहचान उस संस्था से आधिकारिक तौर पर जुड़ी होती है। समझ गया, ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन अब आता है असली कंफ्यूजन। हमारी लिस्ट में अगला शब्द है नंबर 42, अफ्लिक्टेड विद। सुनने में अफिलिएटेड विद जैसा ही है, पर मतलब एकदम अलग है। किसी चीज से पीड़ित होना। और ये गलती बहुत आम है, बहुत लोग करते हैं। हाँ, मैंने भी शायद कभी ना कभी इन दोनों को मिला दिया होगा। क्योंकि दोनों में विथ लगा है और आवाज भी मिलती जुलती है, लेकिन इनके बीच का फर्क जमीन आसमान का है। अच्छा। अफिलिएटेड विथ एक न्यूट्रल या पॉजिटिव कनेक्शन है, एक तरह का बैज है जो आप पहनते हैं। जबकि अफ्लिक्टेड विथ हमेशा एक बोझ होता है जिसे आप ढोते हैं। ये किसी बीमारी, गरीबी, दुख या किसी भी नकारात्मक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। वाह, एक बैज है जो आप पहनते हैं, दूसरा बोझ है जिसे आप ढोते हैं। ये तो याद रखने का शानदार तरीका है। बिल्कुल। तो द कंट्री इज अफ्लिक्टेड विद करप्शन, मतलब देश भ्रष्टाचार के बोझ से दबा हुआ है, उससे पीड़ित है। एकदम सही। या फॉर years ही वॉज अफ्लिक्टेड विद अ क्रॉनिक इलनेस। यहाँ विद उस बीमारी को दिखा रहा है जो उसके साथ एक पीड़ा की तरह जुड़ी हुई है। तो देखिए, एक ही प्रेपोजिशन विद कैसे दो अलग अलग कहानियां बता रहा है। हाँ, एक में जुड़ाव है, दूसरे में जकड़न। कमाल है, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तो रिश्ते और हालात बता रहे हैं। चलिए इसी तरह के एक और जोड़े को देखते हैं जो डर से जुड़ा है। अगला शब्द है नंबर 43, अफ्रेड ऑफ। ये तो बहुत आम है, किसी चीज से डरना। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। हाँ, ये डर की एक सामान्य और एक स्थायी अवस्था को दिखाता है। ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है। अफ्रेड ऑफ द डार्क, अफ्रेड ऑफ हाइट्स। अच्छा। यहाँ ऑफ उस चीज को बताता है जो डर का स्रोत है। ये एक जनरल फीलिंग है जिसमें कोई हैरानी या अचानक होने वाली बात नहीं है। एक तरह का बैकग्राउंड फियर है जो हमेशा रहता है। बिल्कुल, बैकग्राउंड फियर, ये अच्छा शब्द है इसके लिए। लेकिन अगर डर अचानक से आए तो, मान लीजिए मुझे कुत्तों से वैसे तो डर नहीं लगता, पर अचानक एक बड़ा सा कुत्ता मेरी तरफ भौंकता हुआ भागे। उस पल जो महसूस होगा वो सिर्फ अफ्रेड तो नहीं होगा, वो एक शॉक होगा, एक चिंता होगी। हाँ। क्या उसके लिए कोई खास शब्द है? बेहतरीन सवाल। और इसी के लिए हमारी लिस्ट का आखिरी शब्द है नंबर 50, अलार्म्ड एट। अलार्म्ड एट। अलार्म्ड एट का इस्तेमाल ठीक इसी स्थिति के लिए होता है जब डर किसी घटना की वजह से अचानक पैदा हो। इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। अच्छा। आप किसी खबर, किसी घटना, किसी आवाज को सुनकर अलार्म्ड होते हैं। तो अफ्रेड ऑफ एक अवस्था है और अलार्म्ड एट एक घटना पर प्रतिक्रिया। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं वी वर अलार्म्ड एट द सडन नॉइज। हाँ, यहाँ एट उस खास पल या घटना की ओर इशारा कर रहा है जिसने मुझे चौंका दिया। एकदम।
एट यहाँ एक पॉइंट इन टाइम की तरह काम कर रहा है। उस खास मोमेंट पर आप चौंके। शी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज ऑफ अ फादर्स इलनेस। अच्छा, उसे अपने पिता की बीमारी का डर पहले से नहीं था, खबर सुनकर अचानक चिंता हुई। तो अफ्रेड ऑफ एक लंबी धुंधली सी भावना है, जबकि अलार्म्ड एट एक तेज नुकीली प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। ये तो कमाल का फर्क है। मतलब प्रेपोजिशन यहाँ हमें बता रहा है कि डर पुराना है या नया, सामान्य है या अचानक आया हुआ। हाँ, मुझे लगता है अब मैं इन दोनों में कभी गलती नहीं करूंगा। अब उस परिवार पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। अग्री फैमिली। हाँ, इसके साथ ऑन, टू, विद सब लगता है। शुरुआत करते हैं 44 अग्री ऑन से। अग्री परिवार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पावर डायनेमिक्स और कॉन्टेक्स्ट को समझना। अच्छा, अग्री ऑन का इस्तेमाल तब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक न्यूट्रल मुद्दे पर सहमति बनाते हैं। यहाँ कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा, सब मिलकर एक कॉमन ग्राउंड पर आ रहे हैं। मतलब जैसे एक मीटिंग में सब लोग बहस कर रहे हैं कि अगला इवेंट कहाँ करें, और आखिर में सब जयपुर पर मान जाते हैं, तो हम कहेंगे फाइनली एवरीवन अग्रीड ऑन जयपुर एज द वेन्यू। एकदम सही। यहाँ जयपुर वो कॉमन ग्राउंड है जिस पर सब आकर खड़े हो गए। या द टू कंट्रीज कुड नॉट अग्री ऑन द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। अच्छा, यहाँ टर्म्स वो मुद्दा है जिस पर सहमति नहीं बन पाई। हाँ, तो अग्री ऑन हमेशा एक विषय, एक प्लान, एक मुद्दे के लिए होता है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब अगला है नंबर 45 अग्री टू। ये अग्री ऑन से कैसे अलग है? यहाँ पावर डायनामिक बदल जाता है। अग्री टू में आप किसी और के द्वारा दिए गए प्रस्ताव, शर्त या मांग को स्वीकार करते हैं। मतलब एक पक्ष प्रस्ताव देता है और दूसरा उसे मंजूरी। बिल्कुल, यहाँ कंसेंट का भाव है। प्रस्ताव आपकी तरफ को आता है और आप उसे स्वीकार करते हैं। अच्छा, तो अग्री ऑन में हम मिलकर एक चीज तय करते हैं, जबकि अग्री टू में कोई और हमें कुछ ऑफर करता है और हम हाँ या ना कहते हैं। हाँ, जैसे द कंपनी अग्रीड टू द वर्कर्स डिमांड्स। यहाँ मजदूरों ने मांगे रखी और कंपनी ने उन्हें मान लिया। बिल्कुल। या आई विल नॉट अग्री टू दीज कंडीशंस। यहाँ शर्तें मुझे दी गई हैं और मैं उन्हें मानने से इनकार कर रहा हूँ। तो ऑन है न्यूट्रल ग्राउंड के लिए, और टू है किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए। और अब सबसे आसान वाला 46 अग्री विद समवन। हाँ, ये सबसे सीधा है। जब आपकी राय किसी व्यक्ति से या किसी विचार से मिलती है तो आप अग्री विद का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फोकस उस व्यक्ति या विचार पर होता है जिसके साथ आप खड़े हैं। आई अग्री विद यू या आई डोंट अग्री विद दिस ओपिनियन। तो विद लोगों और विचारों के लिए, ऑन मुद्दों और योजनाओं के लिए, और टू प्रस्तावों और शर्तों के लिए। वाह, ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क बन गया। लेकिन एक और भी है 47 अग्रीएबल टू। ये कहाँ फिट होता है? अग्रीएबल टू थोड़ा और पर्सनल है। ये अग्री टू का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन ये किसी काम को करने की आपकी व्यक्तिगत इच्छा या रजामंदी मतलब विलिंगनेस को जाहिर करता है। एक मिनट, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मंजूरी देना और राजी होना में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। मान लीजिए आपकी कंपनी एक नई पॉलिसी लाती है। आप कहते हैं ओके, आई अग्री टू द न्यू पॉलिसी। ये एक औपचारिक स्वीकृति है। लेकिन अगर आपका बॉस पूछता है आर यू अग्रीएबल टू वर्किंग दिस वीकेंड, तो वो आपकी औपचारिक सहमति नहीं बल्कि आपकी व्यक्तिगत इच्छा पूछ रहा है कि क्या आप इस काम को करने के लिए राजी हैं। हाँ, अग्रीएबल टू में एक तरह की विलिंगनेस शामिल होती है। ये थोड़ा कम फॉर्मल और ज्यादा निजी है। समझ गया। तो अग्री टू द टर्म्स मतलब शर्तों को स्वीकार करना, जो कि एक तरह से मजबूरी भी हो सकती है। पर अग्रीएबल टू द आइडिया मतलब उस विचार के लिए मन से राजी होना। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सूदर्म अंतर है। और यही भाषा की खूबसूरती है। तो अग्री परिवार का सार ये है। प्रेपोजिशन आपको बताता है कि बातचीत बराबरी की है विथ, या किसी मुद्दे पर सहमति बन रही है ऑन, या कोई किसी का प्रस्ताव मान रहा है टू। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। चलिए, अब हमने रिश्तों और सहमति की बात कर ली, अब जरा लक्ष्य की बात करते हैं। अगला शब्द है 48 एम एट। इसका मतलब है निशाना साधना या लक्ष्य रखना। हाँ, और एट प्रपोजिशन यहाँ एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये एक पॉइंट या टारगेट की ओर इशारा करता है। सही। इसका इस्तेमाल आप शारीरिक और वैचारिक दोनों तरह के लक्ष्यों के लिए कर सकते हैं। शारीरिक लक्ष्य तो सीधा है, द हंटर इज एमिंग एट द बर्ड। और वैचारिक लक्ष्य? जैसे कोई सरकारी योजना। बिल्कुल। दिस न्यू कैंपेन इज एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। यहाँ अभियान का लक्ष्य क्या है? एक खास चीज, जागरूकता बढ़ाना। वो उनका टारगेट है। हाँ, तो जब भी आपका कोई इरादा, कोई मकसद
किसी एक खास चीज पर केंद्रित होता है तो आप एम एट का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी सीधा और स्पष्ट है। अब आज के आखिरी जोड़े पर आते हैं। नवा शब्द है 49, एक इंटू। एक इंटू इसका मतलब है कि समान। ये सिमिलर टू से कैसे अलग है? हम एक इंटू का इस्तेमाल कब करें? बहुत अच्छा सवाल। एक इंटू असल में सिमिलर टू का ज्यादा गहरा, ज्यादा औपचारिक और कह सकते हैं ज्यादा काव्यात्मक रूप है। अच्छा, सिमिलर टू का इस्तेमाल आप सतही समानताओं के लिए कर सकते हैं, जैसे योर कार इज सिमिलर टू माइन। मतलब रंग एक जैसा है, मॉडल एक जैसा है। हाँ, लेकिन एक इंटू का इस्तेमाल तब होता है जब दो चीजों की प्रकृति, उनका गुण या उनका सार एक जैसा हो। ये एक गहरी मौलिक समानता की बात करता है। जैसे आप कह सकते हैं, फॉर अ ट्रू आर्टिस्ट क्रिएटिंग आर्ट इज अकिन टू ब्रीथिंग। अच्छा, कि कला और सांस लेना एक जैसे दिखते हैं। आप कह रहे हैं कि कलाकार के लिए कला का महत्व उतना ही जरूरी और स्वाभाविक है जितनी की सांस। वाह। मतलब ये सिर्फ बाहरी रूप की नहीं, बल्कि अंदरूनी आत्मा की बराबरी की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं what I felt for her was not love but a feeling akin to worship, तो इसका मतलब होगा कि मेरी भावना में पूजा जैसी श्रद्धा और पवित्रता थी। एकदम सही, आपने इसके सार को पकड़ लिया। अकिन टू तुलना को एक गहरा भावनात्मक अर्थ देता है। तो आज की चर्चा का सार निकालते हैं। हमने देखा कि प्रेपोजिशन सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमें संदर्भ, भावना और यहां तक कि पावर डायनामिक्स के बारे में भी बताते हैं। एफिलिएटेड विथ और एफ्लिक्टेड विथ ने कनेक्शन और बोझ का फर्क सिखाया। अफ्रेड ऑफ और अलार्म्ड एट ने डर के स्वभाव का अंतर बताया कि वो एक स्थायी अवस्था है या एक अचानक हुई प्रक्रिया। और अग्री परिवार ने तो जैसे बातचीत के पूरे रिश्ते को ही खोल कर रख दिया। हाँ, कौन किसके बराबर है, कौन किसकी बात मान रहा है और कौन एक न्यूट्रल जमीन पर खड़ा है। हर प्रेपोजिशन एक छोटी सी कहानी कह रहा था। बिल्कुल। ये सिर्फ 10 शब्द नहीं थे, ये 10 अलग अलग हालात को समझने का एक नजरिया था। हाँ। और ये दिखाता है कि भाषा में सटीकता कितनी ज्यादा मायने रखती है। एक छोटा सा शब्द पूरे इरादे को बदल सकता है। सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जरूर। आज की चर्चा ये सवाल उठाती है कि भाषा में सटीकता का क्या महत्व है। एक प्रेपोजिशन की गलती कैसे एक समझौते को, एक अग्रीमेंट को गलतफहमी में बदल सकती है। क्या हम अपने रोजमर्रा के संवाद में, खासकर डिजिटल दुनिया में, जहां हम इतनी तेजी से लिखते हैं, इन छोटी छोटी बारीकियों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, या अक्सर हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमारा मतलब समझ ही जाएगा भले ही हमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो। वोकैबुलरी के सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे स्कोरिंग हिस्सों में से एक है होमोनिम्स और होमोफोन्स। एसएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ट्रिकी वर्ड्स पूछे जाते हैं जहां एक शब्द का मीनिंग अलग निकल जाता है, या दो वर्ड्स सुनने में सेम लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। होमोनिम्स और होमोफोन्स न सिर्फ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन में भी आपका गेम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सही कहा। इन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कभी-कभी एक पहेली की तरह बिहेव करती है। एक ही साउंड, एक ही स्पेलिंग, लेकिन मतलब बदलते ही पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग और एग्जाम स्मार्ट जर्नी, जहां वर्ड्स होंगे वही, लेकिन मीनिंग्स होंगे कई। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हम कुछ ऐसे ही शब्दों के समूहों को देखेंगे जहां छोटी छोटी गलतियां बड़े नंबर कटवा सकती हैं। चलिए 21वें समूह से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जोड़ा है ऑलवेज और ऑलवेज। सुनने में तो लगभग एक जैसे ही हैं। हाँ, लेकिन लिखने में एक छोटा सा फर्क है। और वो फर्क है एक स्पेस का, है ना? जी बिल्कुल। पहला शब्द है ऑलवेज, मतलब ALL, फिर एक स्पेस और फिर WAYS। ये एक एडवर्ब है जिसका प्रोनाउंसिएशन है ऑलवेज, यानी दो अलग शब्द। अच्छा, और इसका मतलब? इसका मतलब है सब तरह से या इन एवरी मैनर पॉसिबल। इसे ऐसे इमेजिन करें कि कोई किसी मुश्किल से निकलने के लिए ऑलवेज यानी हर संभव तरीके को आजमा रहा है। उसने सभी रास्ते, सभी तरकीबें लगा दी। और दूसरा शब्द है ऑलवेज, ALWAYS, जिसमें कोई स्पेस नहीं है। सही। ये भी एक एडवर्ब है जिसका प्रोनाउंसिएशन है ऑलवेज, एक ही शब्द में। और इसका मतलब तो हमेशा होता है। जी, हमेशा या रेगुलरली। जैसे सूरज ऑलवेज पूरब से उगता है,
ये एक नियमित हमेशा होने वाली क्रिया है। तो संक्षेप में ऑलवेज हुआ सब तरह से और ऑलवेज हुआ हमेशा सिर्फ एक स्पेस का खेल है। बिल्कुल। अगला समूह तो और भी दिलचस्प है। यहाँ 3 शब्द हैं, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन और ऑल्टरनेशन। ये तो सच में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। हाँ, यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है ऑल्टरेशन, ALTERATION। ये एक नाउन है। ऑल्टरेशन, इसका मतलब है परिवर्तन, है ना? बिल्कुल, अ चेंज। सोचिए आप एक शर्ट खरीदते हैं जो थोड़ी ढीली है। हाँ। आप उसे दर्जी के पास ले जाकर ऑल्टरेशन कराते हैं, यानी उसमें कुछ बदलाव करवाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑल्टरकेशन पर। यहाँ टी की जगह सी आ गया है। बिल्कुल, स्पेलिंग है ALTERCATION। ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका मतलब पूरी तरह अलग है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है तकरार या झगड़ा, अ डिस्प्यूट और क्वारल। अरे, इसकी तस्वीर ऐसे बनाइए। पार्किंग को लेकर 2 लोगों में जोर जोर से बहस हो रही है। वो एक ऑल्टरकेशन में उलझे हुए हैं। बाप रे, मतलब ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। जी, एक्सेसिव चेंज फ्रॉम वन थिंग और स्टेट टू अनदर एंड बैक अगेन। एक के बाद एक चीज का बारी बारी से होना। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिन और रात का ऑल्टरनेशन। पहले दिन आता है, फिर रात, फिर दिन। ये एक चक्र है। समझ गया। तो एक बार फिर से, ऑल्टरेशन मतलब परिवर्तन, ऑल्टरकेशन हुआ झगड़ा और ऑल्टरनेशन हो गया अदल बदल। एकदम सही। अगला जोड़ा है एपोजिट और ऑपोजिट। यहाँ सिर्फ पहले अक्षर का फर्क है, ए और ओ। जी, और ये फर्क मतलब को पूरी तरह बदल देता है। पहला शब्द है एपोजिट, APPOSITE। ये एक एडजेक्टिव है। एपोजिट, ये मैंने कम सुना है। इसका मतलब है उचित या सूटेबल, वेल अडेप्टेड। कोई ऐसी बात जो किसी खास मौके के लिए बिल्कुल सटीक हो। अच्छा, जैसे अप्रोप्रिएट, दम उपयुक्त। और इसका दूसरा साथी ऑपोजिट। OPPOSITE, ये तो काफी आम शब्द है। हाँ, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है विपरीत या कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे काला और सफेद एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जी बिल्कुल, तो एपोजिट मतलब उचित और ऑपोजिट मतलब विपरीत। एकदम अब 2 वर्ब्स की बात करते हैं, एप्रहेंड और कॉम्प्रहेंड। दोनों में प्रहेंड आ रहा है। सही पकड़ा आपने, लेकिन शुरुआती हिस्से अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। एप्रीहेंड, APPREHEND एक वर्ब है। इसका क्या मतलब है? इसका मुख्य अर्थ है पकड़ना या टू कैच समबडी। अच्छा। इसे विजुलाइज करने के लिए सोचें कि पुलिस एक चोर का पीछा कर रही है और आखिरकार उसे एप्रहेंड कर लेती है, यानी पकड़ लेती है। ठीक है, पकड़ना। और कॉम्प्रहेंड का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंड, COMPREHEND, यह भी एक वर्ब है, लेकिन इसका लेना देना दिमाग से है। दिमाग से, है ना? इसका मतलब है समझना या टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो कॉम्प्रहेंड मतलब समझना। जी, जब कोई शिक्षक एक मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाता है और छात्र उसे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, मतलब वो उसे समझ जाते हैं। बहुत स्पष्ट है। एप्रहेंड मतलब पकड़ना और कॉम्प्रहेंड मतलब समझना। बिल्कुल। हमारा आज का आखिरी समूह है एडमिशन और एडमिटेंस। ये दोनों शब्द बहुत करीब लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? यहाँ बहुत ही सूक्ष्म मतलब सटल अंतर है। दोनों नाउन्स हैं। पहला है एडमिशन, ADMISSION। एडमिशन का मतलब तो दाखिला होता है। हाँ, इसका मतलब है दाखिला। इसका संदर्भ किसी संस्था, क्लब या स्कूल में स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया से है। एन एक्ट ऑफ एडमिटिंग और बीइंग एक्सेप्टेड। जैसे किसी छात्र को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बिल्कुल, यह एक औपचारिक स्वीकृति है। तो फिर एडमिटेंस क्या है? एडमिटेंस, ADMITTANCE, इसका मतलब है प्रवेश। प्रवेश। हाँ, यानी किसी जगह में भौतिक रूप से अंदर जाने की क्रिया। The act of admitting someone to enter। अच्छा, तो ये फिजिकल एंट्री की बात कर रहे हैं। जी, सोचिए एक सिनेमा हॉल के दरवाजे पर लिखा है नो एडमिटेंस विदाउट अ टिकट। हाँ, दिखा है। इसका मतलब है कि बिना टिकट के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। हाँ, तो एडमिशन संस्था में स्वीकृति है और एडमिटेंस किसी जगह में भौतिक प्रवेश। बिल्कुल सही। संक्षेप में, एडमिशन हुआ दाखिला और एडमिटेंस हुआ प्रवेश। एकदम। तो आज हमने देखा कि कैसे बस एक अक्षर, एक स्पेस या सुनने में हल्की सी समानता शब्दों के अर्थ को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल, और यही भाषा की गहराई है। हाँ। आज की चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब कोई शब्द पढ़ें या सुने तो एक पल के लिए रुककर सोचें,
क्या इस जैसा सुनाई देने वाला कोई और शब्द भी है जिसका मतलब कुछ और हो सकता है? ये एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है। जी, यही छोटी सी आदत भाषा की समझ को असाधारण बना सकती है। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम अंग्रेजी भाषा के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग हिस्से पर बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स। हाँ, फ्रेजल वर्ब्स। हमारे पास बी अक्षर से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट है और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन इन फ्रेजल वर्ब्स को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के लॉजिक को समझना है। सही। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही वर्ब के साथ अलग-अलग शब्द जुड़कर उसका मतलब पूरी तरह कैसे बदल देते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला है नंबर 41, बीट अप। सोर्स में इसका मतलब दिया गया है बुरी तरह से पीटना या हराना, या अंग्रेजी में टू फिजिकली अटैक। हाँ, टू फिजिकली अटैक मतलब शारीरिक रूप से हमला करना। यहाँ कीवर्ड है बुरी तरह से। ये सिर्फ बीट करने या हराने से मतलब उससे ज्यादा है। अच्छा। जब कोई किसी को बहुत हिंसात्मक तरीके से पीटता है, तब हम फ्रेजल वर्ब बीट अप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसमें जो अप जुड़ा है उससे मतलब कि इंटेंसिटी या कह सकते हैं कि उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा है। यही इसके पीछे का लॉजिक है। ओके। आप यहाँ पर किसी काम के पूरा होने या उसकी चरम सीमा को दिखाता है। तो बीट मतलब पीटना और अप का मतलब पूरी तरह से। हाँ, तो बीट अप का मतलब हुआ पूरी तरह से पीटना। इसे याद रखने के लिए आप सोच सकते हैं कि किसी को इतना बीट किया कि वो अप यानी ऊपर नीचे हो गया। हाँ बिल्कुल, या जमीन पर गिर गया, तो ये बन गया बीट अप। यह सोचने का अच्छा तरीका है। मतलब आप यहाँ सिर्फ डायरेक्शन नहीं बल्कि शिद्दत दिखा रहा है। एग्जैक्टली। जैसे एक्शन फिल्मों में होता है, द हीरो इज गोइंग टू बीट अप द विलन्स। इस सीन को याद रखने से बीट अप का मतलब भी याद रहेगा। बिल्कुल। और यही पैटर्न आपको कई दूसरे फ्रेजल वर्ब्स में भी मिलेगा। अच्छा, अभी हमने बीट अप की बात की जो एक बहुत ही फिजिकल और एक्शन से भरा वर्ब है। अब एक ऐसे वर्ब पे आते हैं जो थोड़ा इमोशनल और सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 42 है बिकम ऑफ। हाँ, इसका मतलब है घटित होना, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, या टू हैपन टू समवन और समथिंग। हाँ, और ये आमतौर पर चिंता या जिज्ञासा जताने के लिए सवाल पूछने में इस्तेमाल होता है। ओके। जब आप जानना चाहते हैं कि किसी का क्या हुआ या भविष्य में क्या होगा, तब आप बिकम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे व्हाट विल बिकम ऑफ हिम नाउ। हाँ, मतलब अब उसका क्या होगा। ये अक्सर पुरानी तस्वीरें देखते हुए या किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हुए दिमाग में आता है। सही। आई वंडर व्हाट इज बिकम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, मतलब पता नहीं मेरे उस पुराने दोस्त का क्या हुआ होगा। यहाँ बिकम का मतलब बनना और ऑफ का मतलब का है, तो लिटरली ये बनता है उसका क्या बना। आपने इसे बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में समझा है। ये फ्रेजल वर्ब अक्सर एक इमोशनल टोन के साथ आता है, या किसी के भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता या एक फिक्र दिखाता है। राइट। तो जब भी आप बिकम ऑफ सुने तो मन में किसी पुराने दोस्त या किसी कहानी के किरदार के बारे में सोचें जिसके भविष्य के बारे में आप फिक्रमंद हैं। ठीक है, ये तो किसी की चिंता करने की बात हुई, लेकिन अगर हमें किसी चीज को बेहतर या मजबूत बनाना हो, जैसे कोई रिपोर्ट या कोई आइडिया, तो उसके लिए सोर्स में 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, बीफ वाले। हाँ, बीफ अप, बीफ इट अप और बीफ समथिंग आउट। ईमानदारी से कहूं तो इनमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहा है। ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। मैं उन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर देती हूँ, क्या ये गलत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए इन तीनों को एक साथ ही देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले इन तीनों में कॉमन है बीफ। यहाँ बीफ का मतलब मांस नहीं। नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, यहाँ मतलब है ताकत, वजन या सब्सटेंस। अच्छा, तो बीफ का मतलब ही है किसी चीज में सार या मजबूती जोड़ना। बिल्कुल। अब आते हैं पहले 2 पर, नंबर 43 बीफ इट अप और नंबर 45 बीफ अप। सोर्स के मुताबिक दोनों का मतलब एक ही है, मजबूत बनाना या टू स्ट्रेंथन और इम्प्रूव। ओके, मतलब ये प्रैक्टिकली एक ही जैसे हैं? हाँ, और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे अगर आपकी प्रेजेंटेशन कमजोर है तो आपका बॉस कह सकता है यू नीड टू बीफ अप दिस प्रेजेंटेशन, या यू नीड टू बीफ इट अप विथ मोर डेटा। एग्जैक्टली। तो अप का मतलब यहाँ भी बढ़ाना या मजबूत करना है, जैसे बीट अप में पूरी तरह से था। हाँ,
प्रपोजिशन का लॉजिक अब समझ आ रहा है। बिल्कुल, जैसे शहर में सुरक्षा बढ़ानी हो तो कहेंगे द पुलिस विल बीफ अप सिक्योरिटी। प्रीसाइसली। अब देखते हैं कि प्रपोजिशन आउट इस मतलब को कैसे पूरी तरह बदल देता है। अच्छा, नंबर 44 है बीफ समथिंग आउट। इसका मतलब है विस्तार करना या जानकारी जोड़ना। विस्तार करना। हाँ, या टू ऐड डिटेल और इन्फॉर्मेशन टू समथिंग। यहाँ फोकस मजबूती पर नहीं बल्कि विस्तार पर है। तो अप मतलब मजबूत करना और आउट मतलब विस्तार करना। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, आउट का मतलब है किसी चीज को बाहर निकालना, फैलाना। ओके। कल्पना कीजिए कि एक लेखक ने कहानी का सिर्फ एक आइडिया लिखा है। उसका एडिटर कहेगा, दिस इज अ गुड स्टार्ट, नाउ यू नीड टू बीफ आउट द स्टोरी। मतलब इस आइडिया को बाहर निकालो, इसमें और किरदार और घटनाएं और डिटेल्स डालकर इसका विस्तार करो। बिल्कुल। वाह, तो अप ताकत बढ़ाता है और आउट विस्तार करता है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। सिर्फ एक प्रेपोजिशन बदलने से मतलब कितना बदल गया। अब ये तीनों बीफ वाले वर्ब्स हमेशा के लिए साफ हो गए। यही तो फ्रेजल वर्ब्स की खूबसूरती है। छोटे छोटे शब्द मिलकर कितने गहरे मतलब बनाते हैं। सही बात है। ये बीफ वाले वर्ब्स तो काफी न्यूआंस्ड थे। लिस्ट में कुछ सीधे साधे भी हैं। हाँ, है। जैसे अगला है नंबर 46, बिगिन विद। ये तो काफी सीधा लगता है, किसी चीज से शुरुआत करना। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा सुनाई देता है। इसमें कुछ छिपा हुआ मतलब नहीं है। ओके, सो इट्स वेरी लिटरल। इट्स वेरी लिटरल। बिगिन मतलब शुरू करना, विद मतलब के साथ। जैसे एक शेफ कहता है, टू मेक दिस डिश वी विल बिगिन विद चॉपिंग द वेजिटेबल्स। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो इस पर ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जरूर। अगला है नंबर 47, बिलीव इन। मुझे लगता है ये सिर्फ बिलीव करने से थोड़ा ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बिल्कुल। बिलीव का मतलब हो सकता है किसी बात को सच मानना। जैसे आई बिलीव ही इज टेलिंग द ट्रूथ। हाँ, मैं मानता हूं कि वो सच बोल रहा है। लेकिन बिलीव इन का मतलब है किसी व्यक्ति, विचार या किसी चीज की अच्छाई में या उसके वजूद में गहरी आस्था या भरोसा रखना। अच्छा, फेथ या कॉन्फिडेंस रखना। हाँ, मतलब इन लगने से आप उस विश्वास के अंदर है, पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। ये सोचने का अच्छा तरीका है। बिल्कुल। जैसे एक स्पोर्ट्स कोच अपनी टीम से कहता है, We can win this match. You just have to believe in yourselves. हाँ, यहाँ सिर्फ मानना नहीं बल्कि खुद की काबिलियत में गहरी आस्था रखने की बात हो रही है। सही। तो जब भी आप बिलीव इनका इस्तेमाल करें तो याद रखें कि ये एक गहरे भरोसे को दिखाता है। समझ गई। अगला है नंबर 48, बेट ऑन। सो इसमें इसके दो मतलब दिए हैं, एक तो भरोसा रखना या दूसरा शर्त लगाना। टू हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन या टू गैम्बल ऑन समथिंग। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये दोनों मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? आप किसी चीज पर शर्त यानी बेट तभी लगाते हैं जब आपको उस पर भरोसा यानी फेथ होता है कि वो जीतेगा। हाँ, तो ये शाब्दिक मतलब लिटरल और लाक्षणिक फिगरेटिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। आप रेस के घोड़े पर भी बेट ऑन कर सकते हैं और किसी की काबिलियत पर भी। एग्जैक्टली। आप कह सकते हैं, आई बेट ऑन द विनिंग हॉर्स। या आप सच में पैसे लगा रहे हैं। राइट। लेकिन एक मैनेजर अपने सबसे अच्छे कर्मचारी के बारे में कह सकता है, इफ आई हैड टू चूज समवन फॉर दिस प्रोजेक्ट आई वुड बेट ऑन हिम। यहाँ वो पैसे नहीं लगा रहा बल्कि अपना पूरा भरोसा दिखा रहा है। हाँ, तो ट्रिक यही है, जिस पर बेट लगा दी उस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 49 पर, बाइट ऑफ। इसका मतलब दिया है काटना, कुतरना या टू सेपरेट और रिमूव विथ टीथ। इसका मतलब सीधा है, दांतों से काटकर किसी टुकड़े को अलग कर देना। बाइट ऑफ। जैसे अ चाइल्ड माइट बाइट ऑफ अ पीस ऑफ एन एप्पल। अच्छा, तो मशहूर मुहावरा डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू यहीं से आता है। बिल्कुल। मतलब जितना चबा सकते हो उससे बड़ा टुकड़ा मत काटो। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं और ये मुहावरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये हमें सलाह देता है कि हमें अपनी क्षमता से ज्यादा काम या जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये तो मैंने सुना है बहुत। मैंने अपनी पहली नौकरी में यही गलती की थी। अच्छा। मैंने एक साथ 3 बड़े प्रोजेक्ट्स ले लिया एंड आई कंप्लीटली बिट ऑफ मोर देन आई कुड चू। उस दिन मुझे इस मुहावरे का असली मतलब समझ आया था। ये एक बहुत ही यादगार उदाहरण है। और अब आज का आखिरी नंबर 50, ब्लैकआउट। हाँ, इसके भी दो मतलब है। एक तो बेहोश होना, टू लूज कॉन्शियसनेस, या जानकारी छिपाना, टू हाइड इंफॉर्मेशन। ये दोनों मतलब एक ही फ्रेजल वर्ब से कैसे जुड़े हैं, ये थोड़ा अजीब है। देखने में ये मतलब बहुत अलग लगते हैं। हाँ, लेकिन दोनों के पीछे कॉमन विजुअल आइडिया है, ब्लैक यानी काला हो जाना। अच्छा, वो कैसे? पहला मतलब लेते हैं बेहोश होना। जब कोई बेहोश होता है तो अक्सर कहते हैं कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एवरीथिंग वेंट ब्लैक। हाँ,
तो आप चक्कर खाकर आउट हो गए। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत गर्मी में खड़ा है और अचानक उसे चक्कर आते हैं एंड ही हैज अ ब्लैकआउट। ठीक है, ये समझ आया। और जानकारी छिपाने वाला मतलब? उसमें भी ब्लैक का रोल है। सोचिए आपके पास एक सीक्रेट सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ नाम लिखे हैं। ओके। अगर आप चाहते हैं कि कोई उन नामों को ना पढ़ पाए तो आप उन पर एक ब्लैक मार्कर चला देंगे। अच्छा। आपने जानकारी को काला करके उसे सीन से आउट कर दिया। जैसे जासूसी फिल्मों में होता है, द सेंसिटिव नेम्स इन द फाइल वर ब्लैक्ड आउट। बहुत खूब। मतलब दोनों ही सूरतों में कोई चीज ब्लैक होकर आउट हो रही है। हाँ चाहे वो चेतना हो या जानकारी। ये तो बहुत ही शानदार कनेक्शन है। जी, एक बार आप इस विजुअल लॉजिक को पकड़ लेते हैं तो दोनों मतलब याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये थे आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स। हमने बीट अप की हिंसा से लेकर बिकम ऑफ की चिंता तक, हाँ, और बीफ के 3 अलग-अलग रूपों से लेकर ब्लैकआउट के दोहरे मतलब तक का सफर तय किया। बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये थी कि सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े प्रेपोजिशंस के लॉजिक को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे टुकड़ों में तोड़कर और उसके पीछे के पैटर्न को समझकर सीखना है। सही। आज हमने वही करने की कोशिश की। अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। आज हमने सीखा कि कैसे अप और आउट जैसे छोटे शब्द बीफ जैसे वर्ब का पूरा मतलब बदल सकते हैं। अगली बार जब आप कोई नया फ्रेजल वर्ब देखें या सुने तो एक पल के लिए रोकें और सोचें। हाँ, ये सोचने की कोशिश करें कि उसका मुख्य वर्ब और प्रेपोजिशन अलग-अलग क्या मतलब रखते हैं और वे मिलकर क्या नया अर्थ बना रहे होंगे। बिल्कुल। ये भाषा को रटने की जगह उसे समझने का एक ज्यादा शक्तिशाली तरीका हो सकता है।